एक्सरसाइज 3.4 में जो भी फार्मूला और डिफिनेशन यूज होने वाला है उसको बारे में सबसे पहले बता देते हैं, तब आगे वाला वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है आपको व्युत्क्रमणीय अवयव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो चलिए इसको पहले समझते हैं कि व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, तो आगे वाला वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के प्रश्न को हल करेंगे। यदि आप चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसका हम डिफिनेशन ऐसे लिख दिए हैं कि एम कोटि के दो वर्ग अवयव ए और बी का अस्तित्व ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो तो बी को अवयव ए का व्युत्क्रम कहते हैं। इसे ए इन्वर्स से सूचित किया जाता है। अवयव ए व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। तो जो देखिए, अवयव ए है क्या कहलाता है? व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। तो इसे ए इन्वर्स से सूचित किया जाता है। किसको? देखिए, बी को अवयव ए का व्युत्क्रम कहते हैं। उससे कहाँ से सूचित किया जाता है जी? ए इन्वर्स से सूचित किया जाता है। तो व्युत्क्रमणीय अवयव कब कहेंगे कि देखिए, ए और बी दो अवयव दिया रहेगा और दोनों समान कोटि के रहेगा। 3 × 3 का है तो 3 या 2 × 2 का है तो 2, यानी कि दोनों का कोटि सेम होना चाहिए। अब गुना करने के बाद यदि ऐसे आएगा कि ए बी बराबर आ गया बी ए और बी ए बराबर आ गया आई मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स, जिसका ऐसे होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यूनिट मैट्रिक्स है। तो ए बी और बी ए दोनों ज्ञात करेंगे। यदि ऐसे आ गया 1 0 0 फिर 0 1 0 0 0 1 ऐसे आ गया तो कहेंगे इसके बराबर आ जाएगा। तो कहेंगे कि ए और बी क्या है जी? ए व्युत्क्रमणीय अवयव है, या बी को भी कह सकते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव है। तो इस बात को ऐसे कर सकते हैं कि यदि कि ए बी बराबर आ जाए बी ए और बी ए बराबर आ जाए आई, तो इस कंडीशन में ए को बोल सकते हैं अवयव, या ए अवयव बी का अवयव ए बी का व्युत्क्रम है। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बराबर बी इन्वर्स अवयव ए अवयव बी का व्युत्क्रम है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बराबर बी इन्वर्स, और इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं कि बी अवयव ए का व्युत्क्रम है, यानी कि बी अवयव ए का व्युत्क्रम रहेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बी बराबर ए इन्वर्स अवयव ए बी का व्युत्क्रम है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बराबर बी इन्वर्स, और बी अवयव ए का व्युत्क्रम है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बी बराबर ए इन्वर्स, यानी कि दो वर्ग अवयव एम कोटि का रहे और के बीच अस्तित्व ए बी बराबर बी ए हो, बी ए बराबर आई हो, तो बी को ए अवयव का व्युत्क्रम कह सकते हैं और ए को बी अवयव का व्युत्क्रम कह सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अवयव का व्युत्क्रम ए अवयव का बी व्युत्क्रम है, तो ए बराबर बी इन्वर्स, बी अवयव ए का व्युत्क्रम है, तो इसको लिख सकते हैं बी बराबर ए इन्वर्स। और ये लोग के बीच एक ऐसा सूत्र होता है कि ए बी इन्वर्स बराबर ऐसे लिख सकते हैं बी इन्वर्स ए इन्वर्स, या बी ए इन्वर्स रहेगा बी ए इन्वर्स। तो इसको इसे लिख सकते हैं कि ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स। एक तरह से दो फार्मूला है। तो लिखिए इसको। एक्सरसाइज 3.4 में टोटल 18 प्रश्न है, तो जिसमें 1 से लेकर 17 तक बोला है प्रत्येक प्रश्न में कि प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा एक अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। यानी कि 17 को क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी को प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना है यदि उनका अस्तित्व है तो। देखिए क्या है प्रारंभिक रूपांतरण। तो प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा एक अवयव का व्युत्क्रम, तो इसको इंग्लिश में से बोल सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए सबसे पहला रूल क्या है, मतलब इसको प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा एक अवयव का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं उसका सब हम रूल लिखवा दिए हैं। तो देखिए पहला रूल क्या है
कि सबसे पहले दिए हुए अवयव को ए मान लेते हैं। तो जो अवयव दिया रहेगा, जिसे माने कि इसे अवयव दिया हुआ है कि 0 1 2 3 ऐसे अवयव दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ए बराबर मान लेंगे। जो भी अवयव दिया रहेगा उसको हम सबसे पहले ए बराबर मान लेंगे, पहला रूल है इसका। दूसरा क्या है, तो इसके बाद ए बराबर आई ए लिखते हैं। तो ए बराबर का लिखते हैं आई ए। अब फिर तीसरा रूल क्या है, देखिए एलएचएस में ये एलएचएस है, ये आरएचएस है। तो एलएचएस में ए का मान तथा आरएचएस में आई का मान रखते हैं। तो एलएचएस में जो भी ए रहेगा, जैसे ये ए दिया हुआ, तो एलएचएस में ए का मान रखेंगे और आरएचएस में आई का मान रखेंगे। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, जो 2 कोटि का है तो या 3 कोटि का जो भी है। तो एलएचएस में ए का मान रखेंगे और आरएचएस में आई का मान, और आरएचएस वाला ए का मान वैसे छोड़ देंगे। आरएचएस में ए का मान नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे, एलएचएस में। फिर इसके बाद देखिए स्तंभ या पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करके ए को आई में बदलते हैं। देख रहे हैं, ये जो ए है, इस ए को का में बदलना रहता है, आई में बदल रहता है। आई क्या रहता है, तो 1 0 0 1, 2 कोटि का है तब। तो कौन ए, ये जो ए है ना, संक्रिया यानी कि स्तंभ संक्रिया प्रयोग करिए या पंक्ति संक्रिया प्रयोग करिए, उसका प्रयोग करके ये जो एलएचएस का ए है उसको का में बदलना रहता है, आई में, ऐसा बदलना रहता है यूनिट मैट्रिक्स में। जब क्वेश्चन को हल करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के, तो पूरा आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। फिर देखिए, यदि एलएचएस के ए की एक या अधिक पंक्तियों या स्तंभों की सभी अवयव शून्य हो तो ए इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होता है। देखिए, यदि ए को पूरा कॉलम का एलिमेंट्स 0 हो जाए या एगो रो पूरा 0 हो जाए, एगो रो पूरा 0 हो जाए, तो उसका ए इन्वर्स मतलब ज्ञात नहीं होगा, यानी कि उसका अस्तित्व नहीं होता है ए इन्वर्स का। तो एक्सरसाइज 3.4 में ही पूरा रूल यूज होने वाला है कि सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा ए बराबर मानना है, फिर ए बराबर आई ए लिखना है, और फिर क्या करना है, एलएचएस में ए का मान बैठाएंगे और आरएचएस में आई का मान बैठाएंगे। एलएचएस में ए का मान बैठाएंगे और आरएचएस में आई का मान, और आरएचएस का ए है उसमें एक वैसे छोड़ देंगे। फिर क्या करना है, तो स्तंभ या पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करके, यानी कि स्तंभ या पंक्ति में गुना भाग करके घटाएंगे या तो जोड़ेंगे का प्रयोग करके ए को आई में बदलते हैं। ये जो एक ए देख रहे हैं, ए को आई में बदलने की कोशिश करेंगे, जोड़ के घटा के गुना करके भाग करके ए को आई में बदलते हैं। अभी तो लास्ट जान ही रहे हैं कि यदि एगो रो या एगो कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 हो जाएगा तो उसका ए इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होगा। तो लिखिए इसको।